औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैंने जैसा कि कल फेसबुक पे लिखा था कि कल मैं एक वीडियो जारी करूंगा जिसमें कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं, ताकि जब जो दूसरे गैर मज़हब के लोग, चाहे वो अहले हुनूद हों, चाहे वो अहले सुन्नत हों, या जो दूसरे और कौमें हैं, उनके लोगों को वसीम रिजवी के बारे में आपसे पूछें तो तमाम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या मैटर था और कहाँ से क्या क्या चीज़ें हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वसीम रिजवी जो था वो सन 2000 में जो है वो इलेक्शन लड़ा था। 99 में इलेक्शन लड़ा था सभासद का, कश्मीरी मोहल्ला वार्ड से, और वहाँ से समाजवादी पार्टी की टिकट पे वो लड़ा था और जीत गया था। उसके बाद फिर उसने जो उनके उस्ताद थे जनाब मुशीर आलम साहब, उन्होंने उनको शिया यतीम खाने का मुतवल्ली बना दिया था। उसके बाद फिर जब 2002 में जो है वो सरकार, इनकी मायावती की सरकार गिर गई थी और मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद फिर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के गठन के लिए जिस वक़्त के ऊपर वसीम रिजवी ने कल्ब जवाद साहब से ये कहा कि मैं शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में जाना चाहता हूँ मुतवल्ली कोटे से, तो मौलाना कल्ब जवाद साहब ने इसके ऊपर राय ली कुछ लोगों से, और ये हुआ कि ठीक है, अगर ये बनना चाहते तो वहाँ की कुछ अंजुमन मातमी जो हैं वो इनके समर्थन में लेटर लिख दें, ताकि जो है वो इनके नाम को हम लोग आगे बढ़ा दें कि ये शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में शामिल होंगे एज अ मेंबर। उस साल शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब मुख्तार अनीस साहब हुए। मुख्तार अनीस साहब के चेयरमैन रहते जो है वो वसीम रिजवी ने एक बिल्डिंग के मामले को लेके जो था वो मुख्तार अनीस साहब के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला, और मौलाना कल्ब जवाद साहब को भी उसके अपने साथ में लिया इस मोर्चे। मौलाना सैफ अब्बास साहब उस मोर्चे के में साथ थे। उससे कबल मैं एक वाक़या आपको और याद दिला दूं कि जिस वक़्त के बाद वसीम वक्फ बोर्ड में कुछ भी नहीं था, तब एक तालकटोरी करबला के सामने एक ज़मीन थी। उस ज़मीन पे इनके दोस्त फ़िरोज़ शाह साहब और ये दोनों लोग प्लॉटिंग कर रहे थे। जब हम लोगों को पता चला तो वहाँ पर हुसैन टाइगर्स के लड़के पहुँचे और उस काम को रुकवाने के लिए, तब वसीम वहाँ पे खुद ट्रैक्टर चला रहे थे। वहाँ पे मैं मौजूद था, तब देखा। मौलाना कल्ब जवाद साहब भी इतनी देर में वहाँ आ गए और आने के बाद उस काम को रुकवाया गया। वसीम घर पे आया और घर पे आने के बाद उसने कहा कि साहब, इस काम को अगर इसमें यह वक्फ की ज़मीन होगी तो मैं इसे छोड़ दूंगा और किसी भी हालत में इस ज़मीन के ऊपर मैं काम नहीं करूंगा। वसीम जो थे थोड़ी देर के बाद, 1-2 दिन के बाद आए और आकर उन्होंने कुछ दस्तावेज़ दिए और ये कहा कि नहीं साहब, ये वाकई में आप सच कह रहे हैं, वक्फ की ज़मीन है, लिहाजा मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो इस बात से जो था वो काफ़ी वसीम की इज्जत भी बढ़ी और काफ़ी लोगों ने कहा, अप्रिशिएट किया कि देखो यार, जो है वो अगर आदमी, जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि वो दुनिया भर में डकैती, चोरी कुछ भी करें, मगर जो है वो मज़हब और धर्म के मामले में वो चोर बेईमान नहीं होते हैं। डाकू भी अगर होता है तो तमाम जगह से लूटता है और थोड़ा पैसा ला के काली माँ के चरणों में चढ़ा देता है या किसी मज़ार पे चढ़ा देता है। लेकिन ये वसीम की एक साजिश थी अपने को अच्छा साबित करने के लिए, अपने को दिखाने के लिए, क्योंकि उसका जो एम था वो बहुत लंबा था और वो क्योंकि मुशीर आलम साहब के साथ रहता था, इसलिए उसने देखा हुआ था कि ये जो कुबेर का ख़जाना जो है वो उसके हाथ लग सकता है। जब ये मेंबर बन गया और मुख्तार अनीस वाला प्रकरण हुआ, मुख्तार अनीस के प्रकरण में जो है वो हम काफ़ी विरोध में थे कि मुख्तार अनीस साहब से सिलसिले में लड़ाई ना हो, बल्कि बीच का रास्ता इख्तियार किया जाए। लेकिन कोई भी आदमी इस चीज़ में हमारा साथ नहीं दे रहा था वहाँ पर। लेकिन अल्टीमेटली ये हुआ कि फिर मुलायम सिंह की सरकार गिर गई और मायावती गवर्नमेंट आ गई। तो मुख्तार अनीस साहब ने जो है वो नैतिकता के नाते जो अपने पदों से इस्तीफ़ा दिया जाता, जो पुराने टाइप के जो सांसद वैसे लोग हुआ करते थे जो नहीं हैं इस समाज में, उन्होंने खैर मुख्तार अनीस ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। जब इस्तीफ़ा दे दिया तो वसीम को ये वो हो गया कि अब इसमें चेयरमैनी का रास्ता हमारे लिए आसान है,
और मायावती की गवर्नमेंट में कुछ दिनों के बाद उसने कुछ ऐसा जो है वो मामला घुमाया कि वो चेयरमैन बन गया शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का। उसके बाद फिर जो था वो वक्फ का कार्यकाल ख़त्म हो गया। जब कार्यकाल ख़त्म हुआ, ये बात हो गई 2010 की, मार्च 2010, तब वसीम को दोबारा चेयरमैन बनाने के लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो थे वो राज़ी नहीं थे कि इसको चेयरमैन बनाया जाए, और वसीम काफ़ी कोशिशें कर रहा था कि उसी को बनाया जाए। कल्ब जवाद साहब भी वसीम की हिमायत में जो था वो उन्होंने कहा कि वही वसीम को बनना चाहिए, ये है वो है, सारी चीज़ें चलती रहीं। फिर अल्टीमेटली ये हुआ कि जो है वो किसी तरह से ये मैसेज मायावती तक पहुंचा और मायावती ने कहा कि जिसको कल्ब जवाद साहब कहेंगे वही चेयरमैन बनेगा। इस बात से वसीम बहुत खुश हुआ और वसीम को लगा कि बस अब तो मेरा रास्ता चेयरमैन बनने का साफ हो चुका है। लेकिन वसीम की जो भ्रष्टाचार की जो नीतियां थीं उससे मौलाना कल्ब जवाद साहब की छवि बहुत धूमिल हो रही थी, जिसको जवाद साहब भी समझ रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ों के चक्कर में वो इससे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर वसीम के अभी लात मार देंगे तो यही जो लोग आज मुखालिफत में हैं यही कल उसको गले लगाए बैठे होंगे और यही उसको ऊंचा उठा के हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, जो कि हुआ भी। यही मौलाना यासूब अब्बास और मौलाना मरहूम अतहर साहब ने शिया कॉलेज में जलसा किया। उस जलसे में भी जो है वो भयंकर किस्म से विरोध किया गया वसीम रिजवी का और तमाम उसका, लेकिन बाद में जब ये चेयरमैन बना तो यही लोग उसके हाथ से मिठाई खा रहे थे, बर्फ़ी खा रहे थे। तो जो तरीक़ाकार है कौम का वो बड़ा देखने वाला है कि लोग जो हैं वो अपने ज़ाती झगड़ों और सियासत में जो है वो किसी को भी सेकने के लिए तैयार रहते हैं। खैर बहरहाल फिर मसला ये हुआ कि नसीमुद्दीन को ये आदेश हुआ कि जो जवाद साहब कहें उसको ही चेयरमैन बनाया जाए। तब मैंने जवाद साहब से कहा कि साहब ऐसा है कि जहां नसीमुद्दीन इतना नाराज़ हैं वसीम से, तो आप इसके बजाय किसी और का नाम दे दीजिए। तो जवाद भाई ने पूछा कि भाई किसका नाम दे दूँ, मौलाना कल्ब जवाद साहब ने पूछा किसका नाम दे दूँ। तो हम लोग इत्तिफाकन इलाहाबाद जा रहे थे और गालिबन बिल्कुल करीब थे रायबरेली के। वहाँ पर मौलाना कमालुद्दीन अकबर साहब का फ़ोन जवाद साहब के पास आया किसी मामले को लेके, तो फ़ौरन मेरे दिमाग में उनका नाम आया और मैंने कहा कि आप कमालुद्दीन अकबर साहब से एक बार बात कीजिए, क्योंकि लॉ के प्रोफेसर हैं, ईमानदार छवि के आदमी हैं, मजहबी मकाम है, तो मजहबी मकाम पे मजहबी आदमी ही बैठे तो अब बेहतर है। कमालुद्दीन अकबर साहब राज़ी नहीं थे। बहरहाल उनको किसी तरह से हमने और जनाब ज़हीर इकबाल साहब ने राज़ी किया और उसके बाद कमालुद्दीन अकबर साहब जो थे वो चेयरमैन के नाम के लिए राज़ी हो गए। उनको हम लोग लखनऊ ले आए। इस बीच वसीम को ये बात पता चली कि उसका नाम कट के और कमालुद्दीन अकबर साहब का नाम आ गया है, तो वो मुझ पर और ज़हीर इकबाल पे बहुत ज़्यादा गुस्से में था और तमाम वो कर रहा था। लेकिन हमने ये सोचा कि ठीक है चलो ये जो चीज़ें कर रहा है, क्योंकि भाई जब ये चेयरमैन बनने वाला तो एकदम से पीछे से कुर्सी हमने खींच ली, तो ये साला मार ही नहीं रहा, यही क्या कम है। खैर उसको सब चीज़ों को जो है दरकिनार करते हुए कमालुद्दीन अकबर साहब चेयरमैन बन गए। कमालुद्दीन अकबर साहब के चेयरमैन बनने के 15 दिन के बाद अवध पॉइंट के ऊपर मौलाना यासूब अब्बास ने वसीम के साथ मीटिंग की और ये कहा कि साहब ये जो है वो गिराना और चेयरमैन आप ही को बनना है, इनको गिराना है। कल्ब जवाद का जो घर है उसके हाथ में वक्फ बोर्ड नहीं जाने देंगे, चाहे किसी चोर बेईमान के हाथ में चला जाए। खैर कमालुद्दीन अकबर साहब के पीछे बहुत सारी चीज़ें हुई। वसीम ने एक जो है वो साजिश रची कि उनको मारा पीटा जाए वहाँ पे औरतों के ज़रिए और उसकी वीडियो चलवाई जाए सारे चैनलों पे, क्योंकि उस दौरान सुल्तान मदारिस का एक वाक़या आया था जिसमें कुछ मौलानाओं को मारा गया था और वो पूरे मीडिया पे चल रहा था। तो कौम की बेइज्जती और इज़्ज़त की भी इन लोगों किसी को फिक्र नहीं थी। जब ये बात हुई तो मुझे वसीम के ही गुट के एक आदमी ने ये बात बता दी कि साहब आज इन लोगों का ये प्लान है। तो मैंने फ़ौरन कमालुद्दीन अकबर साहब को वक्फ बोर्ड जाने से रोक लिया और ये बताया कि साहब आप ना जाइए अभी। खैर जब ये उनको पता चला कि ये हरकत थी तो वो बेचारे बहुत मायूस हुए और बहुत परेशान हुए कि ये किस तरह की चीज़ है भाई ये, और ये किस तरह के लोग हैं जो इन हदों तक जो है वो आने को तैयार हैं। खैर होते होते फिर वक्त आया और अच्छा फिर वसीम इस बात से मुकर गया, ठीक है। तो हमने एक कॉल डिटेल निकाली
उस ज़माने में तुलसी पे ही जो था वो उसका, आपको याद होगा कि रिलायंस का ऑफिस हुआ करता था, वहाँ से जो वो औरत थी जो इसको लीड कर रही थी इस वाक़े को, उसका नंबर रिलायंस का था। तो मैंने उसकी डिटेल निकाली तो उस पर वसीम और उस ज़माने में एक वक्फ के वो हुआ करते थे, क़ायम नाम था शायद उनका, वो इसके सूत्रधार थे मेन। वो कच्चे हाथे में रहने की वाली एक औरत थी, वो इस पूरे प्रकरण को हैंडल कर रही थी और उसको ही ठेका दिया था कि इनको मारना है, पीटना है। वो सारी डिटेल जब मैंने कल्ब जवाद साहब के सामने रखी तो कल्ब जवाद साहब बहुत बदजन हुए इस बात से और कहा कि इसने तो हदें ख़त्म कर दी। ये तक नहीं सोचा कि मतलब हमारे घर में जो है वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहनोई हैं और इसका क्या खामियाजा होता। खैर वसीम खैर आया और कुरान की कसमें खाने लगा और ये करने लगा, वो करने लगा, सब इसकी कसम उसकी कसम। खैर लेकिन मामला वहाँ पे रफा दफा हो गया कि ठीक है, चल जाओ, कोई ऐसी बात नहीं होगी। फिर कुछ दिन के बाद ये हुआ कि जब कमालुद्दीन अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया तो वसीम जो था वो इसी चीज़ों में लग गया कि अब कैसे चेयरमैन बने। इस बीच इसने नसीमुद्दीन को तकरीबन 2-2.5 करोड़ रुपया कुछ दिया और कहा कि कुछ पैसे बाद में देंगे या क्या है क्या नहीं है। खैर नसीमुद्दीन इसके नाम के ऊपर राज़ी होकर और उसको चेयरमैन बनवा दिया। इस बीच जब ये चेयरमैन बना, चेयरमैन बनते ही जो था वो इलेक्शन आ गया और इलेक्शन के वक्त के ऊपर जो था वो नसीमुद्दीन जो थे वो इससे पैसा मांग रहे थे और ये दे नहीं रहा था पैसा। फिर इसने क्या किया कि नसीमुद्दीन के ख़िलाफ़ इसने वो बयान दिया कि साहब नसीमुद्दीन जो हैं वो मुझसे ज़बरदस्ती पैसा मांग रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब इसने देख लिया कि सपा की सरकार आ रही है और ये जाने वाले हैं ये है, तो पैतरा बदल के ये सपा की सरकार में पहुंच गया। सपा की सरकार में पहुंचने के लिए इसके पास सबसे अहम रास्ता जो था वो आज़म खां को पोटना था, मगर आज़म खां इसके पल्ले में नहीं आ रहे थे किसी तरह से। कोई वजह थी या क्या था, या जो लोग उनको समझा रहे होंगे कि साहब ऐसा आदमी है वैसा आदमी है। फिर एक मामला ये था कि जब बीएसपी की सरकार थी और आज़म खां समाजवादी में भी नहीं थे और पार्टी के बाहर थे, तो हुसैनी सराय एक जगह है रामपुर में, आज़म खां चाहते थे कि हम लोग जावेद भाई यानी कमालुद्दीन अकबर साहब के ज़रिए हुसैनी सराय पे जो नवेद मियाँ यानी नवाब रामपुर ने जो बिल्डिंग बनाई है उसको हम लोग गिरवा दें। वसीम जो था वो भरपूर उस वक़्त आज़म खां के ख़िलाफ़ था और ये कह रहा था कि नहीं साहब वो बड़े शिया हैं नवेद मियाँ साहब और उनकी किसी भी हालत में बिल्डिंग नहीं गिरनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। खैर हम लोगों ने भी इस बात के ऊपर रजामंद रहे कि नहीं साहब क्यों उनकी बिल्डिंग किसी के भी दबाव में, चाहे आज़म खां हो चाहे कोई हो, क्यों गिराई जाए, जो कि एक शिया वक्फ है और शियों की दुकानें और तमाम तरह की चीज़ें उसके अंदर हैं। लेकिन जब ये अपना आए इसके अंदर आज़म खां समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन कर ली फिर से, तो वसीम जो था वो हुसैनी सराय के मामले को लेके उनके पॉलिटिकल झगड़े का फ़ायदा उठाना चाहता था और उसने चेयरमैन रहते हुसैनी सराय की इमारत को गिरवा दिया, जिससे आज़म खां बहुत खुश हुए कि साहब ये तो बड़ा बहादुर आदमी है, बड़ा अच्छा काम है। खुद खड़ा होकर उसने वहाँ पे ये काम अंजाम दिया, जबकि कोर्ट का स्टे था। लेकिन वसीम किसी चीज़ को उसे चाहिए नहीं था, क्योंकि वो करीब का फ़ायदा हमेशा देखता है, दूर का नुकसान कभी नहीं देखता कि जो अभी फ़ायदा हो रहा है उससे हम देखें क्या करते हैं। फिर वसीम ने हुसैनी सराय की बिल्डिंग गिरने के बाद एक मामला और था कि एक कस्टोडियन की ज़मीन थी जो इनामुद्दीन कुरैशी के नाम के ऊपर थी, जो शायद गालिबन पाकिस्तान चले गए थे। और उसके बाद उस ज़मीन के ऊपर सीआरपी आ गई थी और सीआरपी कैंप लगता था। फिर वहाँ पे उस जगह से, क्योंकि जब वहाँ पे आज़म खां की वो बन रही थी यूनिवर्सिटी, तो उस जगह को आज़म खां को लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सीआरपी कैंप एकदम बिल्कुल यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर लगा रहता, कैंपस में लगा रहता। तो उसको हटाने के लिए जो है वो आज़म खान ने एक साजिश रची और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को ये कहा कि आप जो है वो इसको वक्फ में दर्ज कर दीजिए और फिर हम इनसे ये खाली करा लेंगे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो उसी दौरान जा रहे थे उम्रे पे, तो वो शायद उम्रे पे चले गए। इस बीच किसी एक साहब ने वसीम को ये बात बताई कि साहब अगर तुम ये कर दो तो आज़म खां तुमसे बिल्कुल समझ लो वो हो जाएंगे। वसीम ने फ़ौरन एक जाली दस्तावेज़ बना के सब करके उसको वक्फ में दर्ज करके, क्योंकि जाली दस्तावेज़ों इन सब का बहुत एक्सपर्ट आदमी था, इसने फ़ौरन उसको दर्ज कर लिया
दर्ज करने के बाद जो है वो ज़मीन ₹1 बीघा किराए के हिसाब से आज़म खान साहब को अलॉट कर दी गई यूनिवर्सिटी जौहर ट्रस्ट को। खैर उस पर FIR भी हुई है और तमाम चीज़ें भी सामने आ रही हैं। फिर वसीम जो था वो आज़म खान साहब का लख्त जिगर बन चुका था। 2014 में वक्फ बोर्ड का जब इलेक्शन हो रहा था तो हम लोगों ने मुखालिफत की कि नहीं साहब, वसीम क्योंकि बहुत बेमानियाँ कर चुका है, बहुत कौम को नुकसान पहुँचाया है, बहुत वक्फ की मिल्कियतें लूटी हैं, तो हम लोगों ने कहा कि इसको चेयरमैन नहीं बनना चाहिए। इस सिलसिले में अखिलेश यादव से हज़ारों मुलाकातें हुई और मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकातें हुई, मगर आज़म खान बज़िद थे कि नहीं, किसी हालत में भी हम तैयार नहीं हैं कि वसीम के अलावा कोई चेयरमैन बने। 2014 में एहतजाज हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ, एक आदमी हमारा शहीद भी हो गया लाठीचार्ज में, जिसको बाद में उन्होंने कहा नहीं साहब वो झूठ था, ये था। हालांकि उसके ऊपर अभी 302 का मुकदमा दर्ज हो चुका है और उस मुकदमे में हम आज़म खान का भी नाम चाहते हैं इंशाल्लाह, और वो चीज़ को भी लेके आएंगे। फिर वसीम जो था वो उसने क्या किया कि जो है वो 2014 में जब लाठीचार्ज हुआ तो मुलायम सिंह ने उस इलेक्शन को रोक दिया और हम लोगों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया कि भाई वसीम ना बने, बस हमारा इतना ही वो था। इस बीच हम लोगों की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में अखिलेश यादव ने मुझसे ये कहा कि क्या वसीम को कहीं और एडजस्ट कर दिया जाए, तो आप लोग राज़ी हैं? तो हमने कहा, देखिए सियासत में बहुत सारे चोर बेमान लोग हैं, एक हमारी कौम का भी चोर बेमान पहुंच जाएगा तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो कहीं पे भी आप उसको मंत्री बना दें, उसको प्रधानमंत्री बना दें, मुख्यमंत्री बना दें, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जो जायदाद, जो मिल्कियत इमाम की है, उसकी रक्षा के संकल्प के अलावा हमारा और कोई दूसरा वास्ता नहीं है। खैर इस बात के बाद फिर जो था वो लेकिन बज़िद था वसीम के नहीं, मुझे यही बनना है, क्योंकि उसको मालूम था कि साहब ये तो ज़बरदस्त कानून का ख़जाना है और जिसमें जो हाथ डालो निकाल लो, मगर कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये बात वो समझ चुका था कि यहाँ पे ना तो कभी कोई जांच होगी, ना कुछ होगा, ना कोई हमसे पूछेगा, और तब मैं तो पूरा लूटता रहूँगा, अलम ताज़ियत तक करबलाएँ सब बेच डालो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि एक सोई हुई कौम की मिल्कियत तुम्हारे पास है कि जो इमाम हुसैन से मांगना तो जानती है, उनको देना नहीं जानती। इस वजह से जो है वो वसीम को ये बात मालूम थी कि भाई ठीक है, हम कुछ भी बेचेंगे, यहाँ किसका खून गर्म है जो खड़ा हो जाएगा। हम तो खाली रोने के लिए पैदा हुए हैं, हम इमाम हुसैन के ऊपर रोएंगे और जलते हुए खेमे और लुटे हुए घर के ऊपर रोएंगे, लेकिन इमाम हुसैन का घर, इमाम हुसैन की जायदाद को लुटता हुआ देखेंगे और खामोश बैठे रहेंगे ये सब लोग। तो उसी को वो जानता था। खैर फिर जो था वो वसीम जो था 1 साल तक चेयरमैन नहीं बना, मगर 2015 में उसने फिर वो किया, और आज़म खान तब तक उसके लिए बिल्कुल जी जान से लग चुके थे और उसको चेयरमैन बनाने के लिए उन्होंने इलेक्शन करा दिया। वसीम अनअपोज चुनाव जीता, विरोध किया, हम लोगों ने फिर खड़े होके जेल गए, लाठियाँ खाईं। 2015 के बाद हम लोगों जब जेल से आए तो हम लोगों को ये एहसास हुआ कि साहब अगर हम विरोध या कोई इस चीज़ का भी रास्ता इख्तियार करेंगे तो हुकूमतें शायद हमारी बात अब सुनने वाली नहीं, क्योंकि तकरीबन जो रवैया है हुकूमतों का वो बदल चुका है। वो आंदोलनों को सुन के कोई बात करने पर राज़ी नहीं होती, क्योंकि उन्हें अब आंदोलनों से डर नहीं लगता, क्योंकि अब चुनाव वगैरह कुछ अलग टाइप से हो चुके हैं। लिहाजा जो है वो हमें नहीं लगता कि अब कोई आंदोलन से कोई काम चलेगा। 2015 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही, लेकिन इस बीच हम लोगों ने कोई आंदोलन वगैरह नहीं किए, क्योंकि लोगों पे मुकदमे भी लग रहे थे, जेल भी जा रहे थे, लोग पिट भी रहे थे, लेकिन जो है वो मामलात हल नहीं हो रहे थे। 2017 में जो है वो सरकार आई बीजेपी की सरकार आने के बाद जो था वो सरकार ने जो है वो बड़े पैमाने पे वसीम के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। यहाँ तक कि CWC के एक साहब को यहाँ भेज दिया, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने, और उन्होंने तमाम जांचें शुरू कर दी, ये कर दिया। एक हंगामा पूरे में क्रिएट होने लगा और के बस ये लग गया कि हाँ वसीम जो है वो फंस जाएगा, और जितनी बुरी तरह से उसके ख़िलाफ़ लगे हैं ये बचने वाला नहीं है। इस बीच जो था वो हम लोगों की मुलाकात, जवाद साहब की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री के बाद मुलाकात हुई योगी आदित्यनाथ से। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जो है वो ये अंदाज़ा हुआ कि मुख्यमंत्री जो हैं
वो वसीम के ख़िलाफ़ हैं और भ्रष्टाचार, जो धार्मिक भ्रष्टाचार है उसको, उससे उनको बहुत नफ़रत है और किसी भी हालत में वो चाहते नहीं कि कहीं धार्मिक जगहों के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार पनपे और ये हो और इस टाइप के लोगों को बढ़ावा दिया जाए, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी के भी संरक्षक या वो हों। तो उनकी बातों से ये एहसास हुआ, फिर हम लोगों को ये होने लगा कि हाँ, इसके ऊपर कुछ दम है और ये चीज़ जो है वो आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री से लगातार हम लोगों की मुलाकातें होती जा रही थी। इस बीच वसीम ने बाबरी मस्जिद प्रकरण के मामले के ऊपर जो है वो ये कहना शुरू कर दिया कि साहब ये शिया मस्जिद थी और हम इसको दे देंगे और वहाँ पर मंदिर बनना चाहिए और ये होना चाहिए। मगर वसीम के बयान जो थे वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली दिखने लगे, यानी बेवकूफ़ी वाले बयान बहुत ज़्यादा होने लगे। इस चीज़ से काफ़ी ख़तरा था कि वो ये ऐसा करेगा तो उसको शायद बीजेपी में फ़ायदा मिल जाए। मगर उसके बयानात जो थे वो काफ़ी बढ़ते चढ़ते चले गए और उससे बीजेपी ने पल्ला झाड़ना ज़्यादा बेहतर किया। लेकिन इस बीच ये हुआ कि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वो खुद ही इस बात के ऊपर आमादा हो गया कि नहीं साहब, हम जो है वो अपना केस वापस ले लेंगे। तो फिर कान घुमा के पकड़ने के बजाय सरकार को एक चीज़ सीधे सीधी मिली चुकी थी और वो हुआ भी, और मामला इनका कोर्ट में ने खारिज कर दिया इनका क्लेम, और कोई चीज़ इनको नहीं मिल पाई। फिर इस बीच वसीम ने और वैसे बयान देना शुरू कर दिए, हिंदूवादी बयान, और ताकि लगे कि बीजेपी हमको कुछ पोट रही है। लेकिन तब भी बीजेपी ने कहीं से भी इनके बहकावे में ना आकर जो है वो लगातार मौलाना कल्बे जवाद साहब की जो क्रीमी लेयर थी उससे मुलाकात होती रही, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो गृह मंत्री हों, अमित शाह जी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, इन सब से मुसलसल मुलाकात होती रही। और सभी लोगों का ये कहना था कि नहीं साहब, ये बहुत गलत आदमी है और ये हर सरकार में ऐसी हरकत करता है। तो हम लोग बहुत मुतमईन थे इस मामले में कि नहीं, ये किसी भी हालत में वो नहीं हो पाएगा। और बहुत सारे लोग जो हमसे लगातार कहते थे अरे देखिएगा वही बनेगा और ये होगा वो होगा। इस बीच आरएसएस में एक विरोधी गुट भी है आरएसएस का, जो अंदरूनी विरोध के स्वर जिसमें है, उसमें के एक साहब जो थे वो थोड़ा पावरफुल हैं और वसीम उनके साथ लगा हुआ था और वो काफ़ी हद तक उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी थे, और उन्होंने मुझे ये बताया कि नहीं, जिन साहब के साथ वो है उनका आरएसएस में कोई बहुत वो नहीं है, और उन्होंने कुछ नंबर्स हमको दिए कि जो आरएसएस के लोग बहुत मजबूत लोग थे, मगर वो बड़े दस्ते गैबी की तरह काम करने वाले लोग थे, वो कहीं सामने नहीं आते, बहुत मामूली शक्लों के लोग और बहुत मामूली किरदार के लोग, लेकिन वो आरएसएस के बहुत बड़े लीडर थे वो लोग, जिनका नंबर और जिनसे मुलाकात मेरी कराई गई। वो लोग लगातार समन्वय बनाते रहे और सारी चीज़ें होती रहीं। फिर जो था वो अल्टीमेटली जो था वक्त आया इलेक्शन का। इलेक्शन के टाइम पे फिर वसीम ने क्या किया कि एक पैतरा बदला और ये सोचा कि लो इससे भी ऊपर जाके कुछ कहें, तो उसने कुरान के ख़िलाफ़ जो है कुछ कहना शुरू कर दिया और तौहीन आमेज़ जुमले कुरान के सिलसिले में करना शुरू कर दिया। मगर उससे भी बीजेपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि साहब किसी तरह से इनको, अच्छा जो लीडर इनको लिए हुए थे उनका मामला ये था कि वो भाई सरकार में जितनी पेचीदगियाँ पैदा हों, दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो उनका फ़ायदा था, इसलिए वो इससे ये सब चीज़ें करा रहे थे। उनको सरकार की इमेज से या बीजेपी की या आरएसएस की इमेज से मतलब नहीं था, उनका मतलब क्योंकि वो तो बाकी गुट के थे। बहरहाल फिर होते 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 ये वक्त आया कि जो है वो जो वक्फ बोर्ड का इलेक्शन बड़ा होता जा रहा था, वसीम और ज़्यादा गंदे बयानात पे उतारू होता जा रहा था। कल्बे जवाद साहब को गालियां देना, ये करना वो करना। अल्टीमेटली फिर एक वक्त ये आया कि उसने रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ भी वो बोल दिया, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी के जुमले। मगर इन सब चीज़ों से बीजेपी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और ना जो प्रमुख जो संगठन था आरएसएस का, उस पर कोई असर पड़ रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये भाई जो वक्फ का चुनाव है, इनको वक्फ चाहिए, ये है वो है। और जो सीबीआई जांच है उससे बचने के लिए, और सीबीआई जांच भी अमित शाह ने लास्ट ईयर जब जवाद साहब मिले, आज ही के दिन जवाद साहब मिले थे, और मिलने के बाद आज ही के दिन जो है वो सीबीआई जांच की, मतलब 2 दिन बाद सीबीआई जांच की, जब हम लोग कश्मीर जा रहे थे रास्ते में थे हम,
तब इसमें संतुष्टि हो गई थी और ये इससे बहुत ज़्यादा बौखला गया था। अब जब शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चुनाव का मामला आया और रसूलुल्लाह के खिलाफ इसने एक बुक लिखी, वो एक्चुअली बुक जो है वो एक ब्रिटिश राइटर है, उसने, मैं अभी नाम भूल गया, मैं बता दूंगा आपको, उसने वो किताब लिखी। ये उस किताब का पूरा तर्जुमा है जो इसने किसी से करा लिया महल, क्योंकि ये तो ज़रा सा भी पढ़ा लिखा नहीं है ना, किताब क्या, ये तो 2 जुमले भी वो करने की, और नशे की हालत में पड़ा रहता है सारा। आजकल तो नशा बहुत बढ़ चुका है, वक्फ के पैसे भी नहीं, तो इसलिए हो सकता है घटिया नशा भी अब करने लगा हो। खैर जो था वो उसने ये किताब लिखी। किताब लिखने के बाद जो था वो हम लोगों का ये अच्छा, पूरी किताब के मामले को भी क्या हुआ कि मीडिया ने भी उसको कुछ नहीं किया, मतलब उस किताब को टच तक नहीं किया, उस पर कोई बात ही नहीं की, क्योंकि कुरान के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो बड़ा ठीक ठाक फैसला था। इन पर 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया गया था। उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए इसने जो है वो जो हरकतें की, मगर उसका वो उल्टा उसके ऊपर असर पड़ता गया, क्योंकि हम एक बहुत मजबूत दीवार की तरह इसके सामने खड़े थे और हम लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि इसकी तबाही में जो है वो हमसे अब की कोई कोताही ना हो जाए। तो लेकिन हर कदम को फूंक फूंक के रखा, और मौलाना कल्बे जवाद साहब की जो पुष्टपनाही थी हम लोगों को, वो इतनी मजबूत थी कि वसीम जैसे जितने गीदड़ और धीमड़ हैं वो सब एक ही बार में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जितने मौलवी मुल्ला लोग थे वो सब वसीम के साथ थे अंदरूनी तौर पे कि कल्बे जवाद साहब हार जाएंगे तो बड़ा फ़ायदा होगा और इनको हराने के बाद इनकी क़यादत ख़त्म हो जाएगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन हम लोग इतना मजबूत तरीके से, इस बीच कितनी बार कोशिशें की गई कि ऐसा कुछ हो जाए कि जिससे कल्बे जवाद साहब की 1-to-1 हो जाए गवर्नमेंट से और वसीम को फिर फ़ायदा मिल जाए। लेकिन हम लोग ये सोचते रहे कि हमेशा ये सोचते रहे कि ये कोई भी झगड़ा जो है वो अभी मिनट भर का होगा, लेकिन उसका फ़ायदा वसीम को 5 साल के लिए मिल जाएगा। तो हम इस बात में कहीं भी हमने कोई कोताही नहीं की। लोगों के ताने सहे, लोगों के इल्ज़ामात सहे, किसी ने हमको बीजेपी का एजेंट कहा, किसी ने मैं आरएसएस का दलाल कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन हम सब बिल्कुल मजबूती के साथ हम मुहकम होकर लड़ते रहे और ये सिर्फ अपना एक एम रखा। और वाकई में ये मैंने देखा कि अगर आप अपना बिल्कुल मजबूती के साथ अगर एम रखते हैं तो फिर कहीं से भी उसमें कामयाबी में कोई कमी आ नहीं सकती है। इस तरह के मौजूदे, और इस मामले में तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि इतने मौजूदे हुए हैं और इतने जो हैं वो हम लोगों ने ऐसे दस्तगैबियों से हमको मदद मिली है और ऐसे चीज़ें हुई हैं कि जिस पे हम लोगों के वाकई में कई बार रोंगटे खड़े हो गए कि ये मदद कैसे मिली। मगर क्योंकि ये मौला की मिल्कियत का मामला था, रसूल की अज़मत का मामला था, कुरान की अज़मत का मामला था, इसलिए जो हमारे वो थे मतलब जो मौजिज़ात के ज़रिए जो हम लोगों को मदद मिली दस्तगैबी की, उसने ये कमाल दिखाया है। तो मुझे बहरहाल आप लोगों को यही सब बातें बतानी थी। अभी और डिटेल में इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी आधे घंटे की वीडियो हो चुकी है, मैं और डिटेल में भी इंशाअल्लाह इस चीज़ को लेके आऊँगा और कई चीज़ें और बताऊँगा। लेकिन आप तमाम लोग इस बात को इस वीडियो के ज़रिए समझ चुके होंगे कि वसीम जो था वो किस कैरेक्टर का आदमी था और क्या करना चाहता था और कैसे उसको अल्लाह ने जो है जलील और रुस्वा किया। ये बहुत इबरतनाक मामला है कि भाई जो चीज़ के लिए तुम इतना तड़प रहे थे और तड़पने की वजह से तुमने न जाने क्या क्या जुमले और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर ली। ठीक है, अब जैसे बहुत लोगों ने कहा कि साहब देखिए वो अपना नाम बदल रहा है और उसने कहा जला, तो हमने देखो यार ये कोई बहुत अहम चीज़ नहीं है। कोई भी आदमी, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा इतना प्यारा मुल्क है कि इसमें हर आदमी को अपने मज़हब को अपने तरीक़े से मनाने का इख्तियार है, लेकिन किसी मज़हब को जो है जलील और रुस्वा करने का इख्तियार किसी को भी किसी भी हालत में नहीं है। तो ये अपना जो भी कर रहे थे हम लोग इसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन रसूल के सिलसिले में या कुरान के सिलसिले में आपकी तौहीन आमेज़ गुफ्तगू को किसी भी आदमी की कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और हम लोगों ने की भी नहीं माशाल्लाह, और उसके ऊपर FIRों से लेकर क़ानूनी कार्रवाई से लेकर सब कुछ किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि वसीम का चैप्टर क्लोज करके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। शिया वक्फ बोर्ड जो है वो उससे सिर्फ वसीम को निकाल भर फेंकना हमारा मकसद नहीं था।
अगर खाली निकाल भर फेंकना हमारा मकसद होता तो वो फिर जो हमारे को इल्ज़ाम लगाता था कि ये जो ज़ाती लड़ाई लड़ रहे हैं ख़ुद बनने के लिए या ख़ुद पाने के लिए, वो बिल्कुल सच हो जाएगी। देखिए, ये मामला मरहला सिर्फ़ और सिर्फ शिया वक्फ बोर्ड को हासिल करने तक नहीं है। इस मरहले में हमारे लिए बहुत अहम है कि हम इसको प्रूफ करें कि हम वक्फ बोर्ड से आवाम को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, दीन को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, मिल्लत को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, अपने जो एजुकेशनल इदारे हैं उनको कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लोगों को जो बेरोज़गार बेघर है उनको कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, साथ ही साथ जो ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी है वो कितनी ज़्यादा लोगों तक दिखा सकते हैं और बता सकते हैं। क्योंकि देखिए, खाली वक्फ बोर्ड हासिल करके और फिर हमने वसीम की जगह नसीम को बैठा दिया और उसने लूटमार शुरू कर दी, तो ये हमारी जो 300 साला क़यादत है उसके ऊपर बहुत बड़ा दाग लगेगा। और हम लोग ऐसा तो है नहीं कि भाई आवाम से भागने वाले लोग हैं, हम तो आवाम के बीच के लोग हैं। हमें तो आपकी मजलिसों में भी जाना है, हमें तो आपके दरगाहों में भी बैठना है, आपकी करबलाओं में भी, आपके महफिलों में भी, हर जगह हमें आपके साथ रहना है। तो हम आपके बीच में से भाग के जाने वालों में से नहीं हैं। लिहाजा हमारा सबसे बड़ा जो कर्तव्य है, जो हमारी जिम्मेदारी है, वो ये है कि शिया वक्फ बोर्ड बहुत ही पाको पाकीज़गी के साथ और ईमानदारी के साथ इतनी बेमिसाल तरीके से 5 साल चले कि लोगों के लिए वाकई में एक मिसाल कायम करे कि शिया वक्फ बोर्ड ऐसे चलाया जाता है, ना कि किसी गुंडागर्दी, किसी बदमाशी और किसी उसके तहत। तो अब वसीम का चैप्टर ख़त्म हो गया है, हमारा चैप्टर शुरू हुआ है कि हम लोग इसको कितना बेहतर तरीके से ईमानदारी के साथ मौलाना कल्ब जवाद साहब के सर का ताज बनाएं, ताकि उनको भी फ़ख्र हो कि वाकई हमने जो कोशिश की थी वो कोशिश कामयाब हुई और लोगों को ये दिखाया कि वक्फ बोर्ड कैसे चलता है और कैसे वक्फ बोर्ड से आवाम को फ़ायदा होता है और कौम को फ़ायदा होता है। तो अब बस मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इंशाअल्लाह जो है वो जो है आगे आपसे गुफ्तगू रहेगी। मेरे नंबर आप लोगों के पास हैं 962170 ये मेरा नंबर है, और दूसरा नंबर 700727676177। ये नंबर्स अपने पास सेफ रखिए। कभी भी कोई भी मामला वक्फ के सिलसिले में, कहीं कोई बेईमानी, कोई चोरी या किसी भी चीज़ का अगर कोई वो हो तो फ़ौरन मुझे जो है वो कॉल करिए। उसके अलावा हम लोग अभी ज़िला वाइज निगरान कमेटियां बनाएंगे वक्फ की, उसमें भी आप तमाम लोग जो ईमानदार लोग हैं वो सब शामिल हों, ताकि वक्फ में एक ज़र्रा जो है वो बेईमानी ना हो सके। और इसका ख्याल रखिए आप लोग कि ये मिल्कियत इमाम हुसैन की है, इनको बचाने से आपको बरकत मिलेगी, आपके कारोबारों को, आपके घरों को। इसके खाने से इंसान मुर्तद बनता है। अगर आपको मुर्तद बनने से बचना है, अगर आपको जलील व ख्वार बनने से बचना है, तो इन मिल्कियतों को बचाने के लिए आगे आइए, इनको लूटने के लिए आगे ना आइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।